हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं COV, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ये जो टॉपिक है ये 14 टू 16 मार्क्स का आता है CSIR नेट में। तो हमारे टॉपिक की स्टार्टिंग होती है एक डेफिनेट इंटीग्रल के साथ, जिसको हम बोलते हैं आई ऑफ वाई ऑफ एक्स। ये इसको हम बोलते हैं फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू एक या एक से ज़्यादा फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती हो, तो उसको हम फंक्शनल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करके यहाँ से वाई ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमल। ठीक। सच दैट कि जो हमारे पास ये इक्वेशन वन बोल दूँ इसको मैं, तो इक्वेशन वन को मैं मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज कर सकता हूँ। और जो हमारे पास में वैल्यू ऑफ आई ऑफ वाई ऑफ एक्स आती है, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमल। हमारे फंक्शनल से वाई ऑफ एक्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास में एक मेथड होगा। अब हम उसको देखते हैं। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। ठीक है। कि एक हमारे पास में फंक्शनल गिवन है और हमें बोले इसका एक्सट्रीमल फाइंड करना है। एक्सट्रीमल का मतलब वाई ऑफ एक्स, और ये हमारे पास में दो बाउंड्री कंडीशंस गिवन है हमें। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं आइलर इक्वेशन। वो क्या होती है? ठीक है। ये हमारे पास में होती है फर्स्ट फॉर्म। जो हमारे पास में एफ है वो हमारे इंटीग्रल के अंदर वाला जो फंक्शन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं। तो इस केस में हमारे पास में एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस में 12xy। और हमारे पास में आइलर इक्वेशन क्या है? यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा। ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 12x माइनस 2y डबल डैश इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो y डैश हमारे पास में आ जाएगा 6x। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 3x² प्लस सी। फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में आएगा x³ प्लस CX प्लस डी। ठीक है। और हमारे पास में कंडीशन क्या है? y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, y ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है। यहाँ पे जब y ऑफ 0 को यूज़ करेंगे तो 0 इक्वल्स टू 0 0 इक्वल्स टू डी आएगा। तो इसका मतलब d इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे पास में। तो हमारे पास में बचा है y ऑफ x इक्वल्स टू x³ प्लस CX। अब हम y ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 यूज़ करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 इक्वल्स टू 1 प्लस सी। इसका मतलब यहाँ से c इक्वल्स टू 0 आ गया। तो देयरफॉर जो हमारे पास में वाई एक्स है ये क्या है? x³ है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्सट्रीमल। ये हमारे पास में स्टेप्स हैं टू फाइंड एक्सट्रीमल। तो हमारे पास में एक फंक्शनल गिवन होगा, फिर हम उसके अंदर आइलर्स इक्वेशन यूज़ करेंगे तो हमें एक ओडी मिल जाएगी। उसको हम सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन दी होगी हम उसका यूज़ कर देंगे, तो हमें फाइनली यहाँ से एक्सट्रीमल मिल जाएगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। फिर से फंक्शनल गिवन है हमें और ये हमारे पास कंडीशन है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? एफ। तो मैं आइलर इक्वेशन लिखूँ, करली एफ बाई करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ अपॉन करली वाई डैश इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा ये। इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास आएगा। ठीक है। यहाँ से इसको और इसको हम काट सकते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा? ठीक है। इसको वहाँ ले जाते हैं तो हमारे पास ये आ गया। ये क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? d² प्लस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ से d इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आयोटा आ गया। तो हमारे पास में y ऑफ x आएगा c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x। ठीक है। और हमारे पास में कंडीशन क्या है? y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, y ऑफ पाई बाई 8 इक्वल्स टू 1। ठीक है। y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 इक्वल्स टू c1। ठीक है। तो यहाँ से y ऑफ x आ गया c2 sin 4x। अब हम यूज करते हैं y ऑफ पाई बाई 8। इसकी वैल्यू 1 होती है तो यहाँ से हमारे पास में c2 1 आ गया। तो y ऑफ x आया हमारे पास में sin 4x। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे? वापस से आइलर इक्वेशन यूज करें तो हमारे पास में आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास में आएगा ये। ठीक है। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन d² इक्वल्स टू -1 आ जाएगी। तो d इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा।
तो हमारे पास में सॉल्यूशन आएगा वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। और जो कंडीशन है, अब देखो, जब जीरो इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो जीरो इक्वल्स टू C1 प्लस जीरो आएगा। इसका मतलब यहाँ से C1 की वैल्यू जीरो हो गई, तो हमारे पास में वाई ऑफ एक्स आ रहा है C2 साइन एक्स। अब यहाँ पे 2 पाई इक्वल्स टू जीरो कर दें, इसका मतलब जीरो इक्वल्स टू C2 इंटू जीरो आ गया। ये हमारे पास में क्या आ रहा है, जीरो इक्वल्स टू जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब C2 हमारे पास में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ गए। ये हमारे पास में क्वेश्चन है कि हमें एक्सट्रीमल फाइंड करना है इसके लिए। ठीक है, और हमें ये इसकी बाउंड्री कंडीशंस गिवन है और ये ऑप्शंस हमारे पास। अब देखो, अगर आप ऑप्शंस देख के सेटिस्फाई करोगे ना यहाँ पे, तो ये ऑप्शन भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये हमारे पास में आंसर आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास में एफ की वैल्यू क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर वाई डैश। ठीक है, हम अपनी आइलर्स इक्वेशन लगाएंगे इसके ऊपर, तो हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है, तो हमारे पास एक्स प्लस 2 वाई माइनस 4 वाई वाई डैश आ जाएगा माइनस डी वाई डी एक्स। अब हम इसको वाई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हमारे पास माइनस 2 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब हमारे पास में आ रहा है प्लस 4 वाई डैश इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास में क्या बचा, एक्स प्लस 2 वाई इक्वल्स टू जीरो। अब आप इसको ध्यान से देखो कि ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास में बस एक इक्वेशन आई है, यहाँ से मेरे पास में y की वैल्यू आ रही है -x/2। ठीक है, ये हमारे पास में बाउंड्री कंडीशन है। आप इसको देखो, जीरो के ऊपर तो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैं y(1) रखूंगा तो ये तो माइनस हाफ आ रहा है, ये तो 1 के इक्वल है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये मेरा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करते हैं, इसका मतलब जब हम हमारे फंक्शनल से y ऑफ x को फाइंड करते हैं तो इसको हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जो हमारी बाउंड्री कंडीशंस गिवन होगी ना, हमें उनको रख के देखना पड़ेगा कि ये सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो हम बोलेंगे कि जो हमारा वाई एक्स है वो क्या है, एडमिसिबल फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, तो हमने जो भी एग्जांपल किया, आप देख रहे हो कि हम सॉल्व करने के बाद हमारे पास में एक वाई एक्स आया था। ठीक है, लेकिन ये हमारी बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम इसको बोल देंगे कि ये एडमिसिबल फंक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। अब आप देखो, हमारे ऑप्शन से ये एलिमिनेट हो गया था पहले, लेकिन हमारे पास में ये आंसर आ रहा था, और जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास में ये आंसर भी नहीं आया। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिर्फ जो हमारे पास में कंडीशन है ना, उनको देख के आप ऑप्शन एलिमिनेट मत करना। एक बार जरा चेक कर लेना कि हमारे पास में ये सॉल्यूशन आता भी कि नहीं आता। अब हम देखते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ आइलर्स इक्वेशन। ये क्या होती है, करली एफ बाय करली एक्स माइनस डी वाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश और करली एफ बाय वाई डैश इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ना हमारे पास में ऐसा हो सकता है कि हम अपनी फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करें और उससे हमारे पास में आंसर ना आए। ठीक है, या फिर उस मेथड से हमारा सॉल्यूशन काफ़ी लंबा हो जाए, तो उस केस में हम इस सेकंड फॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद रहनी चाहिए, जो फर्स्ट फॉर्म क्या थी हमारे पास में। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म और जो सेकंड फॉर्म है, ये दोनों आप याद कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों को याद कर लेते हो तो हमारे लिए आगे की चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाएंगी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक हमारे पास में थर्ड फॉर्म भी होती है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैंने आपको लिखवा दिया है। इसके बाद हमारे पास में आते हैं कुछ स्पेशल केस। ठीक है, उसमें फर्स्ट केस है हमारे पास कि जो हमारे पास में एफ था ना, वो इंडिपेंडेंट हो जाए ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब जो मेरा एफ है उसके अंदर एक्स की कोई टर्म नहीं आएगी। तो ये क्या इंप्लाई करता है कि अगर मैं इस एफ को डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मेरे पास में क्या जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो, जो हमारे पास में सेकंड फॉर्म है, करली एफ बाय करली एक्स माइनस डी बाई डी एक्स
एफ माइनस वाई डैश करली एफ बाय वाई डैश इक्वल्स टू जीरो। अब अगर इसमें ये वाला टर्म जीरो हो गया, इसका मतलब जो मेरे पास में डी बाई डी एक्स ऑफ लिखा है ये इक्वल्स टू जीरो है। इसका मतलब जो इसके अंदर आ रहा होगा वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो इसको मैं ये इम्प्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको हम एज अ रिजल्ट ही यूज़ कर सकते हैं कि एग्जाम में एक हमारे पास में एफ दे दिया जिसके अंदर एक्स की टर्म ही नहीं है, तो हम इतना सॉल्व ना करें और सीधा सीधा हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास में इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। सेकंड केस है हमारे पास एफ जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए वाई से। इसका मतलब इसको जब मैं वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे जीरो मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो इसके इंडिपेंडेंट है ना, ये वाली टर्म इसके अंदर है ही नहीं। तो अब देखो जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म थी करली एफ वाई माइनस डी वाई डी एक्स करली एफ वाई डैश इक्वल्स टू जीरो, ये वाली टर्म क्या हो गई, जीरो। तो हमारे पास क्या आएगा, ये इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब करली एफ बाय करली वाई डैश इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आना चाहिए, है ना। तो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ वाई हो गया तो हम क्या बोल देंगे, करली एफ ऑफ वाई डैश इक्वल्स टू हमारे पास में कांस्टेंट है, ठीक है। हमारे पास में केस थ्री क्या आएगा कि अब मेरा एफ जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया वाई डैश में, ठीक है। देखो फर्स्ट केस में हमने क्या लिया था, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सेकेंड केस में हमने क्या किया, इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। अब हम बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, वाई डैश, ठीक है। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट फॉर्म थी ये जीरो हो गया हमारे पास में, तो ये जीरो है तो ये वाली टर्म गई हमारे पास। तो क्या बचा, करली एफ वाई करली वाई इक्वल्स टू जीरो। अब आता है हमारे पास में केस फोर। केस फोर क्या होगा कि एफ ना इंडिपेंडेंट है एक्स एंड वाई बोथ, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, और ये इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। तो इस केस में हमें जरूरत पड़ती है बस थर्ड फॉर्म की। हमने क्या लिखा अभी कि करली एफ वाई करली एक्स और जो करली एफ वाई करली वाई है ये दोनों क्या इक्वल्स टू जीरो है। इसका मतलब यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना तो हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ जो आप नोट कर लो कि ये वाली जो टर्म है ना ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होती है, वाई डबल डैश इक्वल्स टू जीरो। इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो वाई डैश इक्वल्स टू ए आ जाएगा। फिर हम इसको वापस से इंटीग्रेट करेंगे तो वाई क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, ये लीनियर इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो जो चीज़ हमें याद करनी है ना वो ये करनी है कि जब मेरा एफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई बोथ होगा तो हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। इसमें आप अब ये सोच सकते हो कि हम इतना कुछ याद कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए देखो जो मैंने आपको बताया था, हमें याद क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म याद करनी है हमें, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई और हमें सेकंड फॉर्म याद करनी है, ठीक है। बस ये दो फॉर्म आपने याद कर ली। अब जो हमारे पास में स्पेशल केस, तो देखो केस वन क्या था हमारे पास में, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसका मतलब करली एफ बाय करली एक्स इक्वल्स टू जीरो हो गया। अब देखो फर्स्ट फॉर्म में ये वाली टर्म है ही नहीं, मतलब इसका हम इसमें यूज नहीं कर सकते, तो हम आ जाएंगे सेकंड फॉर्म में। यहाँ पे ये इक्वल्स टू जीरो हो गया। यहाँ से फिर मेरे को क्या दिख रहा है कि इसको जब मैं डिफरेंशिएट करा तो मुझे जीरो मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो वो तो हम यहाँ से निकाल ही सकते हैं ना। फिर जो हमारे पास में केस टू था, केस टू क्या बोलता था, इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। इसका मतलब करली एफ वाई करली वाई इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अब ये देखो वो वाली टर्म हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में, इसमें जब इसको जीरो कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड केस भी हो गया हमारे पास। और जो हमारे पास में थर्ड केस है, थर्ड केस में क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डैश। इसका मतलब करली एफ वाई करली वाई डैश इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अब ये किस में हो रहा है, फर्स्ट केस में हो रहा है, ये जीरो तो ये वाली टर्म पूरी जीरो हो गई। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा करली एफ वाई करली वाई इक्वल्स टू जीरो, बस, ठीक है। तो हमारे पास तीन केस तो हो गए। तो आप देख रहे हो कि अगर मुझे बस ये दो फॉर्म याद है तो मुझे तीन केस याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ केस के ऊपर। केस फोर में बस हमें इतना याद रखना है कि अगर मेरा एफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई बोथ हो जाए तो हमें जो वाई ऑफ एक्स मिलता है वो लीनियर मिलता है, ठीक है।
और उसकी इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी। बस, तो हमें बस इतनी सी चीज़ याद करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।